आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो जो सच कहें तो हमारे हाथों से छूटती ही नहीं, हमारी डिजिटल आदतें। हमें अक्सर लगता है कि हम अपने फोन को, अपने स्क्रीन टाइम को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, है ना? लेकिन न्यूरोसाइंस एक बहुत ही अलग और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी कहानी बयां करता है। तो चलिए आज उन जैविक भ्रमों और स्मार्ट डिजाइनों के पीछे के विज्ञान को समझते हैं जो हमें हमारी स्क्रीन से चिपकाए रखते हैं। ऐप ओपन, स्क्रॉल, क्लोज और फिर से रिपीट। सच मानिए यही तो लत है। और सबसे अजीब बात यह है कि ज्यादातर समय इसका एहसास तक नहीं होता। बिना किसी खास वजह के फोन उठाना, कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन देखना, उसे वापस रखना और फिर कुछ ही मिनटों बाद वही चीज दोबारा करना। आज का हमारा पूरा फोकस इसी बात पर है कि कैसे हम सभी अनजाने में एक ऐसी लत का शिकार हो रहे हैं जो पूरी तरह से अदृश्य है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द इनविजिबल डिजिटल लूप। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें उस मनोवैज्ञानिक ट्रिगर को जानना होगा जो दिमाग को लगातार एक इंतजार में रखता है। इसे वेरिएबल रिवॉर्ड मैकेनिज्म कहते हैं। जरा सोचिए, ये बिल्कुल किसी कसीनो की स्लॉट मशीन की तरह काम करता है। जब भी स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए नीचे की ओर स्वाइप किया जाता है तो दिमाग को पता नहीं होता कि अगली पोस्ट क्या होगी। कोई बहुत ही मजेदार वीडियो, किसी दोस्त का मैसेज या शायद कुछ भी नहीं। और यही अनिश्चितता, यही सस्पेंस डोपामाइन को सबसे ज्यादा ट्रिगर करता है। अब इस पूरे चक्र को देखिए। यह मीजोलिम्बिक डोपामाइन पाथवे का एक निरंतर लूप है जो 3 हिस्सों में बटा है: संकेत, कार्य और इनाम। एक छोटी सी नोटिफिकेशन या सिर्फ एक पिंग की आवाज, ये एक संकेत का काम करती है। ये मस्तिष्क को तुरंत फोन चेक करने के लिए उकसाती है और बदले में वो एल्गोरिदम वाला अनिश्चित इनाम मिलता है। समय के साथ ये लूप इतना पक्का हो जाता है कि यह एक गहरी आदत बन जाता है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक करना। दिमाग को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ है प्राकृतिक डोपामिन जो कड़ी मेहनत, एक्सरसाइज या किसी मुश्किल काम को पूरा करने के बाद मिलता है। इसमें वक्त लगता है और सबसे बड़ी बात, इसके प्राकृतिक रुकने के बिंदु होते हैं, यानी एक पॉइंट पर आकर आप रुक जाते हैं। और दूसरी तरफ डिजिटल डोपामिन, इसमें 0 प्रयास लगता है, तुरंत संतुष्टि मिलती है और इन्फिनिट स्क्रॉल की वजह से रुकने का कोई प्राकृतिक बिंदु होता ही नहीं। मस्तिष्क को बिना कोई मेहनत किए ही इनाम का मजा मिलने लगता है। इस मुद्दे पर हैंडेट और राउच के कानूनी दस्तावेजों के विश्लेषण से कुछ दिलचस्प तथ्य सामने आए हैं। ये रिपोर्ट दर्शाती है कि तकनीकी कंपनियों का नेतृत्व इन बाध्यकारी डिजाइनों से अनजान नहीं है, खासकर युवाओं पर पड़ने वाले इसके असर से। आंतरिक दस्तावेजों के मुताबिक एल्गोरिथम को पूरी तरह से इस तरह इंजीनियर किया गया है कि स्क्रीन पर बिताया जाने वाला समय अधिकतम हो सके, भले ही मानसिक स्वास्थ्य पर इसका कुछ भी असर क्यों न पड़े। तो यहाँ सबसे अहम और डराने वाली बात यह है कि ये लगातार मिलने वाला डिजिटल ओवरस्टिम्युलेशन वास्तव में मस्तिष्क को शून्य कर देता है। जी हाँ, जब दिमाग को लगातार भारी मात्रा में डोपामाइन मिलता है तो वो खुद को बैलेंस करने के लिए अपने D2 रिसेप्टर्स को कम कर देता है। इसे रिवॉर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। और इसका नतीजा, वास्तविक जीवन की बहुत ही आम चीजें जैसे किसी से आमने सामने बैठकर बातें करना या बाहर टहलना, ये सब पूरी तरह से उबाऊ और फीका लगने लगता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, हाईवे हिप्नोसिस और डूम स्क्रॉलिंग। क्या कभी ऐसा एहसास हुआ है कि लगातार सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करते करते अचानक लगे, अरे पिछले 15 मिनट में आखिर देखा क्या? इस अजीब सी मनोवैज्ञानिक स्थिति को हाईवे हिप्नोसिस कहते हैं। इसमें मस्तिष्क एक तरह से समय और स्मृति दोनों का ट्रैक खो देता है। एक गहरा सन्नाटा सा छा जाता है दिमाग में। और ये स्थिति तब और भी खतरनाक हो जाती है जब इंसान लगातार नकारात्मक खबरों में उलझता चला जाता है। और ये जो डूम स्क्रोलिंग है ना, ये हमें कैसे धीरे धीरे नीचे धकेलती है, ये वाकई चौंकाने वाला है। शुरुआती चिंता से लेकर गंभीर मानसिक गिरावट तक का ये सफर बिल्कुल क्रमिक है। नकारात्मक खबरों का ये लगातार सेवन शुरुआत में हल्का तनाव बढ़ाता है, फिर ये सीधे हमारी नींद में खलल डालता है और अंततः ये अवसाद और गंभीर संज्ञानात्मक कमियों की ओर ले जाता है। आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? दरअसल इंसानी दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी है कि सकारात्मक बातों की तुलना में नकारात्मक खबरों पर हमारा ध्यान पहले जाता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। सोशल मीडिया इसी पूर्वाग्रह का पूरा फायदा उठाते हैं और जब इसके साथ फेयर ऑफ मिसिंग आउट यानी कुछ छूट जाने का डर जुड़ जाता है
तो बस ये एक ऐसा चिंता का लूप बन जाता है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, शारीरिक और संज्ञानात्मक नुकसान। ये आंकड़ा बिल्कुल ध्यान देने लायक है। 14%। शोधकर्ताओं ने पाया है कि स्मार्टफोन की लत वाले किशोरों में प्रोप्रियोसेप्टिव सटीकता यानी शरीर के संतुलन और अपनी स्थिति को पहचानने की क्षमता में 14% तक की भारी गिरावट आई है। इसका मतलब है कि ये जो घंटों स्क्रीन देखने की आदत है, इसका असर सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये हमारे शरीर के संतुलन को भी शारीरिक रूप से बिगाड़ रही है। बात सिर्फ संतुलन तक सीमित नहीं है। अध्ययनों से ये साफ हो चुका है कि स्मार्टफोन की लत मोटर और संज्ञानात्मक कार्यों को बदलकर रख देती है, जैसे कि धीमी स्प्रिंट गति और गति सटीकता ट्रेड ऑफ। इसका मतलब है कि लोग किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया तो बहुत जल्दी देते हैं, लेकिन जल्दबाजी में गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं। साफ शब्दों में कहें तो अधिक स्क्रीन टाइम सचमुच न्यूरोमस्कुलर दक्षता और काम करने के तरीके को बदल रहा है। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, सेक्शन 5, लत के चक्र को तोड़ना। तो इस सब से बाहर कैसे आएं? नियंत्रण वापस कैसे पाएं? कुछ बहुत ही व्यावहारिक और आसान पर्यावरणीय बदलाव हैं। इनका सीधा सा उद्देश्य है घर्षण पैदा करना। जैसे कि अपने फोन की स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट यानी ग्रे स्केल पर सेट कर लेना। सोचिए, रंगीन आइकॉन से मिलने वाला वो जो डोपामाइन हिट है ना, वो इससे काफी कम हो जाता है। और ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा देने भर से वो जो बिना सोचे समझे फोन खोलकर आप पर उंगली जाने की आदत है, उस पर काफी हद तक लगाम लग जाती है। लेकिन सिर्फ सेटिंग्स बदलना ही काफी नहीं है, हमें अपने मस्तिष्क को फिर से प्रशिक्षित भी करना होगा। इसमें इम्पल्स कंट्रोल ट्रेनिंग बहुत काम की चीज है। नियम बहुत ही सीधा है। जब भी फोन चेक करने की बहुत तेज इच्छा हो तो तुरंत उसे उठाने के बजाय खुद को 10 मिनट रुकने के लिए कहें। ये छोटी सी देरी उस बाध्यकारी चक्र को तोड़ने और फोन पर हमारी भावनात्मक निर्भरता को कम करने में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी साबित होती है। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है जो हम सभी को सोचना चाहिए। जब ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जो हमारी कमजोरियों, हमारे न्यूरल पाथवेज और हमारे डोपामाइन सिस्टम को लक्षित करने के लिए ही विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं, और वो एल्गोरिदम हमारे दिमाग को हमसे बेहतर पढ़ने लगा है, तो सच में उस स्क्रॉल को कंट्रोल कौन कर रहा है? इस अदृश्य लत को हराने का पहला कदम यही है, यह स्वीकार करना कि यह लत मौजूद है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।